पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूपट्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण और सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भीय प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी ही है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिज के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। अपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की सतत विकास करना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। कहता है ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में रोशनी, ताप के लिए गाड़ियां के संचालन तथा उद्योगों में मशीन को संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत संसाधनों में लकड़ी, उबले कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत सम्मिलित है। गैर परंपरागत संसाधनों में पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, जैसे कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों में घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयले अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पिट उत्पन्न होता है, जिससे कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप की क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नैवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयले कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोगों में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है।
एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भीय युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरी टर्शियरी निक्षेपा जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयले क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोनवर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण भारी उद्योगों तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो कहता है भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेह और उनके विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधन, सलाइन, संश्लेषित वस्तु, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैली रचनाओं के अनुपात व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन अनपति और भूबंधों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र, चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्तीय असरंध्र परतें तेल के ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रम में ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र निहित हैं। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र, असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुबेगा इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। तो कहता है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है, और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण (COD) नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन CNG और घरों में खाना पकाने के ईंधन PNG के रूप में उभर रहा है। भारत का प्रमुख गैस भंडार मुंबई, हाई और अन्य समृद्ध क्षेत्रों पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है। गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई, हाई और
बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। इस गैस पाइपलाइनों ने भारत के गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचाने की संभावना है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं विद्युत के बारे में। आधुनिक विश्व में विद्युत का अनुप्रयोग इतना ज़्यादा विस्तृत है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। पहला, प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, और दूसरा अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करता है। अब प्रश्न करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा उनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत में धूप, जल तथा जीवभार संसाधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। तो कहता है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा में परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसे परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, उसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पन्न में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण के योगदान देगी और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। फिर आता है पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है।
इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म हैं। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। फिर आता है बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थ के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। यह किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं का गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। यह आता है ज्वारीय ऊर्जा। कहता है कि महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इसी सक्रिय खाड़ी नुमा परिवेश द्वारा से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद हो जाने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वारा के बाहर ज्वारन उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इससे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में सुंदर वन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है। यह आता है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से लुप्त होती जाती है। पृथ्वी तप्त होती जाती है, ढीपता जाता है, तप जाती है। जहाँ भी तापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पर्वतीय घाटी में स्थित है तथा दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक सेक्टर कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकार का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण के प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्षित देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा।
उदाहरणार्थ एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हमें अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ये आगे कहता क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपचित पदार्थ के अवशिष्ट भारत को त्याग हुए चट्टानों का अपघटन से बनता है? कोयला, बॉक्साइट, सोना। तो बनता है कोयला। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टानों के स्तरों से खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं खनिजों का वर्गीकरण के बारे में। तो खनिज 3 प्रकार के पाए जाते हैं: धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज। धात्विक में आता है लौह धातु, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। फिर आता है अलौह, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। फिर आता है बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। फिर आता है अधात्विक। तो अधात्विक में जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा संसाधन में आता है जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। खनिजों की उपलब्धता में कहता है कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों का मिश्रण का संचयन ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। और कहता है कि खनिजों का विनिर्माण एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्कों वाली अवशिष्ट चट्टानों रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों का आधार तथा घाटी तथा तल के रेत से जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेपण के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनियम प्रमुख पाए जाते हैं। फिर आगे आते हैं जैसे कि मैग्नीज। तो मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश 33%, कर्नाटक 12%, उड़ीसा 16%, महाराष्ट्र 27%। पूरे उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त होता है, उड़ीसा से। फिर जैसे आता है कि अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विघटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में सम्मिलित हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल व पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। कहता है कि ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत व गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।